हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा 29 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को, जिसमें 3 दिनों का करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा। इस क्लास में मूल रूप से झारखंड नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इंक्लूड होता है और झारखंड करंट अफेयर को काफी डिटेल में डिस्कस करता हूं, इसीलिए जेएसएससी के सभी एग्जाम्स और जेपीएससी के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा और पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे अवेलेबल रहता है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। रिवीजन में आपको हेल्प हो जाएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गियर अप। आज के मैथमेटिक्स में ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको आप लोग आइडेंटिफाई करके नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे गलत हो गया है, पुरस्कार के लिए कुल 50 शिक्षकों का चयन किया है। इसमें से कितने शिक्षक झारखंड के हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? सही आंसर इसका भी है। कुल झारखंड में 2 शिक्षक है जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। आइए कुछ देख लेते हैं इस पे रिलेटेड न्यूज। तो अभी देखिए, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा किया है, तो उसमें झारखंड के 2 शिक्षक होंगे। कुल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में कुल 50 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया जाने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के रहेंगे, 5 शिक्षक वहां के रहने वाले हैं। बाकी अलग अलग राज्यों के शिक्षकों को दिया जाने वाला है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा झारखंड के शिक्षक। तो पहले पर्सन आते हैं मनोरंजन पाठक, ये सैनिक स्कूल तिलैया के हैं। ठीक है, 16 सितंबर 1963 को सैनिक स्कूल का स्थापना किया गया था। न्यूज में है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड पर्सन है एजाजुल हक, अब ये प्रभारी शिक्षक थे। तो दीवान खाना है जो कि एक मध्य विद्यालय है चतरा में। तो यही 2 शिक्षकों को झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों का वितरण ऐसे, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इन लोगों को वितरित करेंगे, यानी कि इन लोगों को देगी। ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है 5 सितंबर को 1962 से मनाया जा रहा है, और शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, यह जो है अबुल कलाम का जो है जन्म दिवस है 11 नवंबर। ठीक है, अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 2008 से, ये 1962 से मनाया जा रहा है। बाकी तिलैया को देख लीजिएगा, झुमरी तिलैया, ठीक है ना। यहाँ पे डैम भी है 1953 में, जो कि डीवीसी के अंतर्गत बनाया गया पहला मल्टीपर्पज डैम था 1953 में। बाकी एची देख लीजिएगा, 63 में एक सैनिक स्कूल है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चतरा झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। 2 इसका आंसर हो गया, सारा चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया। 3 पर्सन थे जब 1954 में भारत रत्न शुरू किया गया, तो उसमें 3 पर्सन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालचारी। ठीक ना, तो उन्हीं तीनों को दिया गया था भारत रत्न। हाल ही में रांची के किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया? रांची विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, विरसा कृषि विश्वविद्यालय या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय? सही आंसर इसका भी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। यहीं पे जो है राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जहाँ पे राज्यपाल जो कि है झारखंड के 11वें राज्यपाल, वो भी शिरकत करने गए थे। तो पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ही प्राचीन एवं कल्याणकारी है, ये सीपी राधाकृष्णन बोल रहे हैं, तो उसी को संबोधित करने यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो इतना सारा पॉइंट सिर्फ याद रखिएगा, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ठीक है, बाकी यहाँ से योग आयुर्वेद पर काफी चर्चा हुआ था। तो योग एक दर्शन भी आपको मालूम है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यह है पतंजलि। और आयुर्वेद के जनक कौन है? तो ये जो आप लोग सुने होंगे धन्वंतरी, वही आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो इतना ही सारा चीज पॉइंट याद रखिएगा, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। रांची विश्वविद्यालय झारखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, 1960 में इसकी स्थापना किया गया था। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1981 का है और केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 का है। झारखंड में एकमात्र यही है केंद्रीय, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची का केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के IIM क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है। रांची और टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित स्वदेशी फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री जौहर में किस झारखंडी जनजाति पर आधारित है? जौहर में नहीं होना चाहिए, जौहर किस झारखंडी जनजाति पर आधारित है? देखिए, जौहर एक वृत्त चित्र है जिसको डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है एक स्वदेशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था रांची में, IIM रांची में किया गया था। तो वहां पे किया गया था, जौहर जो है एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। तो बोला जा रहा है कि यह जो किस जनजाति से संबंधित है जौहर डॉक्यूमेंट्री? तो सही आंसर इसका डी है संथाल ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। पूरा देखिएगा, जनजाति जनसंख्या में 34% जो है इसका जो है अकेले योगदान है। और झारखंड की सबसे नई जनजाति बोला जा रहा है 33वीं जनजाति, पुरान जनजाति को। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही सारा चीज है, यहाँ पे हुआ था आयोजन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है।
बाकी झारखंड का पहला जो वृत्त चित्र था ना, वह राधा कृष्ण के जो है से निर्देशन में बनाया गया था, पहला वृत्त चित्र। संथाली इसका आंसर हो जाएगा ना, आंसर इसका डी है। जौहर याद रखिएगा। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची, मधुबन, गिरिडीह, नेतरहाट, लातेहार या फिर जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में। सही आंसर इसका ए है ना, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची है, वहीं पे झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देख लीजिएगा, 3 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव है 2023, जिसका आयोजन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में किया जा रहा है। इस आयोजन में आदिवासी जीवन की झलक के साथ उनके इतिहास और मुद्दे के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा होगा, यानी कि उनका इतिहास है और कुछ उनसे रिलेटेड मुद्दे, उसी के विषय वस्तु पर चर्चा यहाँ पे किया जाएगा। तो 3 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची। बिरसा कॉलेज के एस्ट्रोटर्फ मैदान में राज्य स्तरीय नेहरू कप प्रतियोगिता 2023 में अंडर 17 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता? लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि ये जो आयोजन हो रहा है तो उसमें जो विनर आएंगे तो फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आ चुका है, अंडर 17 बालक वर्ग का खिताब सिमडेगा टीम के द्वारा जीता गया। इसमें स्कूल भी थे लेकिन उतना अंदर तक जाकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। बाकी देख लीजिए, राज्य स्तरीय नेहरू कप प्रतियोगिता 2023 वही बिरसा कॉलेज के एस्ट्रोटर्फ मैदान खुट्टी डिस्ट्रिक्ट में आयोजन हुआ था। अंडर 17 बालक वर्ग का खिताब सिमडेगा जीता, खूंटी को हराया गया था। इसमें सब स्कूल पे थे लेकिन स्कूल का नाम से मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा इतना अंदर जाकर। अंडर 17 बालिका वर्ग का खिताब जीता गया रांची टीम के द्वारा, ये जो है से सिमडेगा को जो है से हराया गया। और अंडर 15 तीन ही टीम थे, बालक वर्ग का खिताब जो है से जीता गया गुमला के द्वारा और इसमें सिमडेगा को जो है से हराया गया था। बाकी आगे देख लीजिएगा, 3 वर्गों के विजेता टीम है से आगे आगामी देखिएगा तो नई दिल्ली में होने वाला है राष्ट्रीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता 2023। तो इसको भी याद रखिएगा, पूछ देगा डेस्टिनेशन कि राष्ट्रीय नेहरू कप प्रतियोगिता 2023 कहाँ पे आयोजन होगा, तो नई दिल्ली में होगा। तो उसमें झारखंड का जो है प्रतिनिधित्व ये टीम करने वाले हैं जो विनर रहे हैं। सो इसका आंसर सिमडेगा हो गया। सिमडेगा जिले को 30 अप्रैल 2001 को जो है इसको फॉर्म किया गया था गुमला से। गुमला को 1983 में इसको फॉर्म किया गया था, गुमला लोहरदगा दोनों को, या लोहरदगा को भी, और रांची को तो 1899 में इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, ये सब कुछ याद रखिएगा। सी इसका आंसर हो गया। यहीं पे देख सकते हैं राज्य स्तरीय नेहरू कप प्रतियोगिता आयोजन किया गया था और इसमें आपको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग रीड कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि इतना अंदर में जाकर पूछेंगे, क्वेश्चन बहुत सारा है पूछे जाने के लिए। रांची झारखंड के ऋषभ हर्ष का संबंध किस खेल से है? हॉकी, गोल्फ, पोकर या फिर शतरंज? तो जो आप थंबनेल में जो इमेज देख रहे थे, मुझे तो आइडिया नहीं है सब गेम के बारे में, बिल्कुल भी आइडिया नहीं क्या होता है सब कुछ, बस इतना पता है कि सट्टेबाजी टाइप से कुछ होता है, बाकी कुछ आइडिया नहीं है। तो देखिए इस तरह का कुछ गेम होता है ना जिसको पोकर गेम कहा जाता है। तो रांची के देखिए यह पर्सन है जिनका नाम है ऋषभ हर्ष, तो यह पोकर से रिलेटेड है। तो अभी देखिएगा तो भारतीय पोकर मास्टर्स टूर्नामेंट के विजेता यह बने हैं, उसके चलते यह न्यूज में आ रहा है। ठीक है, और यह रांची के पर्सन है। तो देख सकते हैं आंसर इसका सी हो जाएगा। पोकर गेम कुछ इस तरह से होता है, मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप लोग को पता होगा तो बताइएगा। तो यही पर्सन है और अभी भारतीय पोकर मास्टर टूर्नामेंट के खिताब जीते हैं, हमारे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और कैपिटल सिटी से हैं, ज़्यादा रटने में मतलब याद रखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ देख लीजिए, वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज है। बंगला अकादमी के वार्षिक महोत्सव में अकादमी की प्रतियोगिता, यानी कि यही है बंगला अकादमी की जो पत्रिका है उसका नाम है सालमोली। तो उसका भी जैसे विमोचन किया गया था महुआ माझी के द्वारा। महुआ माझी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहती है ना। यह तो एक पहले तो जान लीजिए कि राज्यसभा सांसद हैं। झारखंड में कुल जो है 6 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, उसमें से एक तो इन्हीं का है। और ये जो है कुछ बुक भी लिखे हैं, जैसे महुआ माझी, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ है और मैं बोरिसेल्ला। तो ये जो है इनके द्वारा जो है बुक लिखा गया है। और झारखंड को एक नाम दिया गया था वनांचल। ठीक है, वनांचल नाम दिया गया था, जिनका नाम था देवी प्रसाद शुक्ला। तो अभी इनका देहांत हो गया है, यह रिप बन चुके हैं, रेस्ट इन पीस। देख लीजिएगा, विप मतलब होता है विश्व हिंदू परिषद। तो उसी के जो है झारखंड प्रांत के उपाध्यक्ष थे। और मैं न्यूज में देख रहा था, लिखा गया था कि 1985 में जो है ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। बाकी श्रावणी मेला का सफल आयोजन के लिए श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था 2016 में। ठीक है, तो न्यूज में आ रहा था, तो कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा। झारखंड में राष्ट्रीय आदिवासी समिट का आयोजन अभी रांची में किया गया था ना। अब देखिए संविधान के देखिएगा तो जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए जो शब्द है वह अनुसूचित जनजाति शब्द यूज किया जाता है। तो अभी देखिएगा तो जो समिट आयोजन हुआ था जिसमें
13 राज्यों के जो है से यहाँ पे देखिएगा तो 13 मतलब स्टेट जो है से इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें अनुसूचित जनजाति शब्द को हटाकर उसको आदिवासी करने की जो है से मांग किया जा रहा था। बाकी झारखंड में एक जाति है सुंडी जनजाति, सॉरी जाति है जनजाति नहीं, उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मतलब देने की मांग की जा रही है। आदिवासी पत्रिका भी है ना, ध्यान रखिएगा, आदिवासी एक पत्रिका भी है जो कि 1915 में इसका प्रकाशन किया गया था, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। बेंगलुरु में नेशनल कैंप के लिए झारखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो कि पर्सन है दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और रोपनी कुमारी। 3% तो आप लोग भूलिएगा नहीं, डायरेक्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये लोग हाल में देखिएगा काफ़ी ज़्यादा न्यूज बनाए थे। एक नए पर्सन है काजल बाड़ा ना, इनका भी चयन किया गया है नेशनल कैंप के लिए। चारों प्लेयर देखिए सिमडेगा से हैं, और सिमडेगा मैं आपको बोल चुका हूं कि सिमडेगा को क्रेडल ऑफ हॉकी बोला जाता है। बहुत सारे प्लेयर जो है इस प्लेस से निकल कर आते हैं, यानी कि हॉकी का पालना घर इसको कहा जाता है। और सिमडेगा का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है झारखंड में 159। बाकी देखिए अभी एक न्यूज में आ रहा था कि हजारीबाग के एक माहेश्वरी परिवार था, 6 लोगों की जो है से मौत हो गया था, तो उसके भी सीबीआई जांच जो है से किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा था कि जो सीआईडी है वह इस मैटर को जो है से अच्छे से जांच नहीं की थी, तो इस पर अब सीबीआई जांच बैठा है कि देखते हैं कि कैसे जो है से मौत हुआ था। 2018 का आई होप कि मतलब जितना मुझे याद आ रहा है 2018 का यह मैटर था। ने देख लीजिएगा CMPDI में खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर विभागीय फुटबॉल टूर्नामेंट का जो विजेता रहे थे वह बिरसा 11 का टीम रहा था। इसमें ध्यानचंद 11 जो है से को हराया गया था इसमें, ठीक है। अंतर विभागीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था ना, जिसमें बिरसा 11 जो है से विजेता रहा, CMPDI में हुआ था। ये CMPDI फिर है क्या, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। CMPDI का मतलब होता है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची में है। बाकी नेशनल और कुछ इंटरनेशनल वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज में आप देखिए क्या क्या है। ये सारा 2 जो था ना, तो यहाँ पे एक नागालैंड 371A और एक था जी, ये जो ऐसे झारखंड का देखिएगा तो न्यूज में था, ठीक है ना, झारखंड का ही न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर देखते हैं उसी में न्यूज में था। तो मैं सोचा कि क्यों ना सारा आपको डाल दिया जाए। इसमें देखिएगा ना जेपीसी जैसे या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें डायरेक्ट जो है मैच करने के लिए लगा देता है, या सिंपली जो है पूछ भी देगा, जैसे पूछ देगा आपसे कि अभी देखिए कौन न्यूज में है, तो मणिपुर काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, तो बोल देगा कि मणिपुर आर्टिकल 371C है, सॉरी 371C है, उसका संबंध किससे है, ठीक है। डायरेक्ट आपको 4 स्टेट दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसीलिए सारा आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर तो आपको पता होगा 370 आर्टिकल था इसके लिए, स्पेशल प्रोविजन के लिए, तो इसको रद्द कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। और अब जो है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को इसमें डिवाइड कर दिया गया था, और 8 टोटल यूनियन टेरिटरी है भारत में। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविजन है 371 में, नागालैंड के लिए 371A, पहला याद रखिएगा, नागालैंड सबसे पहले आता है 371A, आसाम 371B, मणिपुर 371C, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 371D में है, ठीक है। पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए था, लेकिन तब 2 जून 2014 को तेलंगाना जब बना 28वां राज्य उस समय, तब जो है सॉरी 29वां राज्य जब बना, तब जो है से दोनों स्टेट के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन कर दिया गया। बाकी 371E जो है इसी के लिए स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करता था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, तो बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। सिक्किम के लिए 371F है, मिजोरम के लिए 371G है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 371H है, गोवा के लिए 371I है, या I है ना, और कर्नाटक के लिए 371J है। तो कुल भारत देखिएगा तो 12 ऐसे स्टेट हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, ठीक है, काउंट कर सकते हैं आप लोग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मणिपुर रहेगा, अभी हाल में बर्निंग इशू है ना, तो मणिपुर को ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग पेपर उठा कर देख लीजिए प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम का, ये सब मैच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आता है। बाकी मोदी जी तो बोल रहे हैं कि अब जो 23 अगस्त है, जिस दिन चंद्रयान लैंड किया चंद्रमा पर, चंद्रयान 3, उस दिन को हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। और जो चंद्रयान 3 जहाँ पे उतरा था, उस स्थल का नाम जो है शिव शक्ति स्थल रखा जाएगा, यानी कि द प्लेस जहाँ पे लैंड किया। सहरसा की एक लक्ष्मी झा है ना, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी झा है सहरसा जिला कहाँ पे होगा, तो सहरसा बिहार में है, ठीक है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो यहाँ पे तुर्की की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट अरारत, ठीक है, उसका भी फतह किए थे, और इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लक्ष्मी झा कहाँ की है, सहरसा बिहार की है। जो माउंट अरावत है जो कि तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है, उसको भी फतह किए हैं, पहली महिला बनी है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट न्यूज है, दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने इब्सा विश्व खेल 2023 में जीता स्वर्ण। तो काफी इंपोर्टेंट न्यूज रहेगा। अब ये इसीलिए रहेगा क्योंकि देखिएगा तो जो इब्सा विश्व खेल जो होता है उसमें क्रिकेट को भी पहली बार शामिल किया गया था, ठीक ना। तो दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम का खिताब भारत ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया गया यहाँ पे, ठीक है ना। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बाकी आईबीए से देखिएगा तो एक ग्रुप भी है इब्सा, पता है आपको, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका 3 कंट्री का ग्रुप है, ठीक है। और तीनों के तीनों जैसे ब्रिक्स का मेंबर हैं। अमन सरावत के बारे में यह देखिएगा, एक पहलवान है, भारतीय पहलवान है। भारत के 50वें न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ ना, ध्यान रखिएगा। नंबरिंग भी आप लोग को पता होना चाहिए। देव कोहली एक गीतकार हैं, अभी यह जैसे इनका देहांत हो गया है, ठीक है, रिप हो गए हैं। बाकी ये जो स्लाइड है वह नीरज चोपड़ा के लिए डेडिकेटेड है ना, देख लीजिएगा यहाँ पे। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि अजरबैजान के कैपिटल बाकू में हुआ, तो नीरज चोपड़ा ने वहाँ पे भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे। अब इनके पास विश्व का सारा जो है से पदक है, ठीक है, सब पदक है। अब रजत पदक देखिए कौन जीता इस टूर्नामेंट में, तो अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के थे। और कांस्य पदक जीता गया जाकूब वाल्देज के द्वारा जो कि चेक गणराज्य के पर्सन हैं। तो तीनों को याद रखिएगा, गोल्ड इनके द्वारा जीता गया, इनके द्वारा सिल्वर और इनके द्वारा ब्रोंज जीता गया। बाकी भारत के किशोर जैना और डीपी मनु भी फाइनल में जगह बनाई थी। और ऐसा फाइनल में जगह बनाने वाले भी जैसे भारत इतिहास रचा था कि 3 प्लेयर जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे। ये भी जो है हमारा जो है अभी रिकॉर्ड बना था। फिर से सुनिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है यहाँ पे देखिएगा तो फाइनल में 3 प्लेयर पहुंचने वाला जो है पहुंचा भारत, उसमें जो है हम लोग रिकॉर्ड बनाए थे। अब तक 3 प्लेयर कभी भी नहीं पहुंचे थे। ये हो गया। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय बने। यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया गया। सबसे पहले देखिएगा तो विश्व चैंपियनशिप में और ओलंपिक में भी जो गोल्ड है जीता गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा। और आपको पता होगा ये शूटिंग से रिलेटेड है, निशानेबाजी से। और इनके द्वारा ओलंपिक में पहला जो है व्यक्तिगत गोल्ड जो है लाया गया था 2008 में, जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था वहाँ पे, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को याद रखिएगा। तो ये हो गया, सेकेंड पर्सन नीरज चोपड़ा जी बने हैं। विश्व चैंपियनशिप में पहला पदक कौन लाए थे? जो यहाँ पे गेम जो हो रहा था विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, उसमें पहला पदक कौन लाए थे? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज लाई थी ना। 2003 में कहाँ से पदक लाई थी? लंबी कूद में। तो इनका गेम भी आप लोग याद रखिएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज का, क्योंकि ये भी न्यूज में आ रहे थे, न्यूज़पेपर में बाकायदा छपा था। मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ, न्यूज़पेपर में सारा चीज़ छपा हुआ था। सारा चीज़ छपा हुआ था या बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे टूर्नामेंट देख लीजिएगा, चोपड़ा का प्रदर्शन देख लीजिए। एशियाई खेल 2018 स्वर्ण पदक, कॉमनवेल्थ गेम 2018 स्वर्ण, टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप लास्ट बार आपको डिस्कस किया था कि रजत पदक जीते थे, यानी कि रजत सिल्वर। उसके बाद डायमंड लीग में 2022 में स्वर्ण, विश्व चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण, सब टूर्नामेंट में यह पदक जीत चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका लिए देखिएगा तो इनको ना गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। और एक बुक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जो कि नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। पर्सन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। अब तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचा है इसमें, सारा चीज डिस्कस कर दिया। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कितना मीटर दूर ये भाला फेंके थे ना, शायद 88.17 था, इतना ही मीटर होगा। ओके ना, एक बार इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वनडे विश्व कप का उद्घाटन अहमदाबाद में होगा। आपको पता होगा कि 2023 में वनडे का वर्ल्ड कप होने वाला है, वह भारत में होने वाला है। तो ये जो है से अहमदाबाद में इसका उद्घाटन होगा। अहमदाबाद में क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम इसको बोला जाता है मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। कुल 10 टीमें जैसे इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो उद्घाटन समारोह होगा देखिएगा तो पहला जो टीम खेलेंगे तो जो इंग्लैंड, अभी वर्तमान में चैंपियन वर्ल्ड कप का इंग्लैंड है, उसमें हराया गया था न्यूजीलैंड को ना, आपको पता होगा। तो वही दोनों टीम के साथ शुरुआत होगा, यानी कि जो 2019 में लास्ट किए थे वही शुरुआत करने वाले हैं। 2 पर्सन है जिनका नाम है गगनजीत भुल्लर और मनु गंडास। तो ये दोनों का प्लेयर जो है गेम है गोल्फ, तो इन लोग ऐसे गोल्फ से रिलेटेड है, ध्यान रखें। और भारत के एक टाइगर वुड्स हैं, वो भी गोल्फ से हैं। देख लीजिएगा टेट पेगिंग खेल में भारत का स्थान तीसरा रहा था। अभी गेम हुआ था दक्षिण अफ्रीका में टेट पेगिंग, तो उसमें भारत जो है तीसरा स्थान पर रहा। तो एक बोला जाता है घुड़सवारी में शायद 10 तरह का इस तरह का गेम होता है कुछ, तो उसी में एक टेट पेगिंग आता है ना, मुझे कुछ आइडिया नहीं सब के बारे में ज़्यादा। तो टेट पेगिंग जैसे घुड़सवारी से रिलेटेड एक गेम होता है,
तो उसमें जो है से क्या होता है कि जैसे कि आपको गेम के बारे में मुझे कुछ थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये सब टाइप पता नहीं है कि 10 तरह का कितना होता है। तो जैसे कि आपको घोड़े पर सवार होकर चलना रहता है और प्लस में मैदान के बीच में कुछ चीज़ रखा था, जैसे नींबू रखा रहेगा, कोई फल रखा रहेगा, उसी पे आपको निशाना साधना होता है, तो उसी को बोलते हैं टेट पेकिंग गेम। इस तरह का कुछ गेम होता है। 2030 में बोला जा रहा है कि देश का, देखिए क्या हो गया है, देश का वाहन उद्योग जैसे तीसरा स्थान पे आ जाएगा ना, तो हमारा जो देख सकते हैं कि जो व्हीकल इंडस्ट्री होने वाला है 2030 में, वह जो है नंबर 3 पे हम लोग हो जाएंगे। और वाहन उद्योग का देखिएगा तो जीडीपी में जो योगदान है वह 7.1% है। ये सब न्यूज में आ रहा था, डायरेक्ट आप लोग याद देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। बाकी हम लोग का टारगेट तो पता है 2030 तक हम लोग चाह रहे हैं कि विश्व की जैसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए। बाकी टीबी को जो है, टीबी को हटाने का मतलब यहाँ से बोली कि दूर करने का टारगेट WHO का 2030 है। 2025 में भारत रखा है ना कि हम लोग को टीबी को हटा देना है। झारखंड बोलता है कि भाई मुझे इतना टाइम नहीं चाहिए, 2024 आने दीजिए। बन्ना गोपाल जी बोल रहे थे कि 24 आने दीजिए, खत्म कर देंगे टीबी को। और फाइलेरिया को भी हाल में न्यूज में आ रहा था ना, कम्युनिटी में भी डाला था कि 2027 में जो है भारत का लक्ष्य है कि फाइलेरिया को खत्म कर देना है भारत से। अब आइए कुछ देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग। तो ब्रिटेन में ग्रीनिच बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो 1955 के बारे में बात किया जा रहा है। आज ही ब्रिटेन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण जो है प्रकाशित हुआ था। तो आपको पता होगा कि ये जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, कोई भी अगर अनूठा आप काम कर देते हैं जो कि अपने तरह का एक यूनिक हो, तो जो है आपका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाएगा। तो कुछ भी ऐसा आप लोग कर दीजिए। ये है पर्सन भवानी देवी। तो ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की जो है पहली तलवारबाज हैं। इनको याद रखिएगा, नाम भवानी देवी, तलवारबाज हैं, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला हैं। बाकी इनके बारे में आप लोग रीड कर सकते हैं। 2009 में राष्ट्रमंडल में जो है चैंपियन भी जीत चुके हैं, पहला पदक। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जो है तलवारबाज भी बनी थी ना, 2021 में बात किया जा रहा था। सबसे लंबा तैरता हुआ पुल है दुनिया का, अमेरिका में 1963 में जो है खुला था दुनिया का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल, जिसका नाम है एवरग्रीन पॉइंटिंग फ्लोटिंग ब्रिज। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 4750 मीटर लंबा है ना, आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे रहता है। सर विलियम हर्शल ने शनि के चंद्रमा एनसेलाड्स की खोज की। तो शनि का चंद्रमा को आप लोग सेटेलाइट बोलते हैं ना, तो यही खोज किए थे सर विलियम हर्शल ने। तो बहुत पुराना डेट है, 1789 में है। 1789 में कुछ हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, याद आ रहा है आपको? तो देख लीजिएगा, शनि के लिए देखिएगा तो एक नासा का मिशन है जिसको कसीनी मिशन बोला जाता है ना, ध्यान रखिएगा। और साना का जो शनि है, नासा से साना हो गया, शनि का डेंसिटी वाटर से। महान सितारवादकों में गिने जाते हैं उस्ताद विलायत खां। उस्ताद विलायत खां के बारे में याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है? तो यह सितार से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश को पता होगा पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 में जो है यह अलग हो गया था पाकिस्तान से। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था, हम लोग हेल्प किए थे इसको आज़ाद कराने में। और जब इसको बांग्लादेश नया राष्ट्र बना, यानी कि जब आज़ाद हो चुका, तो आइडेंटिफाई करने वाला पहला जो कंट्री था वह जो था भूटान था। इंडिया दूसरे नंबर पर था। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पहले आइडेंटिफाई कौन किया कि बांग्लादेश एक नया नेशन बन गया है, तो वह था भूटान। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। तो आपको पता होगा, टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि 29 अगस्त को जो है से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय हॉकी दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है। ठीक है, तो आज ही जो है इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। प्रयागराज इसका नया नाम है। प्रयागराज नाम जो है 2018 में इसको चेंज किया गया था इलाहाबाद का। उड़ीसा का नाम ओडिशा 2011 में हुआ, और उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ 2007 में। तो सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। और इनको देखिए 1928 में, 1932 में, 1936 में इतना जो है गोल्ड मेडल दिलाए थे। ठीक है, तो 12 मैचों में 37 गोल दागे थे, इसीलिए इनको तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी 1928 का तो गेम आपको याद होगा, यह जो है एम्स्टर्डम में हुआ था, जिसका कैप्टन कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, मरांग गोम के। बाकी यहाँ पे ब्रिक्स देशों के बारे में बात किया जा रहा है। तो ब्रिक्स देशों का जीडीपी देख लीजिएगा, तो सबसे ज़्यादा जो है हिस्सेदारी है चीन का।
भारत है, ब्राज़ील है, रूस है, फिर दक्षिण अफ्रीका है, इतना सारा। इंडिया का देख लीजिएगा 3.7% जो है ब्रिक्स में हमारा जीडीपी में योगदान है, ब्रिक्स में, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा 5 जो है यहाँ पे कंट्री हैं ब्रिक्स में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 और देश शामिल हो गए, जिनका नाम है इथोपिया, ईरान, मिस्र, उसके बाद यूएई है, अर्जेंटीना है और सऊदी अरब। तो 6 कंट्री और जो है शामिल होंगे। तो 6 5 कितना हो गया 11। तो 11 नेशन ब्रिक्स में हो जाएंगे। अगर ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कीजिएगा तो कुल जीडीपी देख लीजिएगा इन लोग का 30.76 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30% है। डायरेक्ट पॉइंट याद रखिएगा 30% जो है जितना विश्व का अर्थव्यवस्था है उसमें 30% जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स देशों का है। कुछ देश को और मिला ले तो हमारा अर्थव्यवस्था तो 60% से ज़्यादा हो जाएगा। अमेरिका को अगर मिला लिया जाए, ठीक है, जर्मनी जो जापान जैसे देश को इसमें मिला लिया जाए तो इस सबको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से देश शामिल होंगे ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल 6 कंट्री हैं। अब चंद्र विजय तो हो चुका है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि आदित्य L1 को लॉन्च करें। सूर्य को देखिएगा तो आदित्य भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा 2 सितंबर को। कहा जा रहा है कि 2 सितंबर को 2023 को इसको लॉन्च करेंगे। ये सूर्य के लिए है, यह इसरो का सन के लिए प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है झारखंड मैप प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है गुमला जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ए और बी दोनों या फिर गढ़वा? क्या लग रहा है, उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है गुमला या फिर नहीं करता है? तो नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ गुमला का छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा मतलब सीमा यह साझा करता है छत्तीसगढ़ के साथ। सिमडेगा जो है दोनों के साथ, ठीक ना, इधर उड़ीसा के साथ भी और छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है। आंसर इसका ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। बाकी गुमला जिले को रांची से अलग किया गया था 1983 में। गुमला में टांगीनाथ धाम है। एल्बर्ट एका का जन्मस्थली भी गुमला में ही है और पालकोट वन्य जीव अभयारण्य भी गुमला में है। बहुत सारा चीज़ है। बाकी आइए जेएसएससी और जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक मैं करवा देते हैं, जो कि पूछा गया था जेएसएससी स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल 2019 में। इनमें से कौन झारखंड की धनुर्धर नहीं है, यानी कि किसका संबंध आर्चरी से नहीं है ना। आर्चरी मतलब तीरंदाजी से नहीं है। पूर्णिमा महतो, मधुमिता कुमारी, दीपिका कुमारी या फिर अरुणा मिश्रा? सही आंसर इसका डी हो जाएगा अरुणा मिश्रा ना। तो अरुणा मिश्रा जो है एक धनुर्धर नहीं है। ये किस रिलेटेड है? तो यह बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जो है जेएसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। बाकी आज जो मैप में डिस्ट्रिक्ट लिया गया था उसका नाम है गोड्डा। तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए। स्टेब्लिश किया गया था 25 मई 1983 को। एरिया इसका 2110 किलोमीटर स्क्वायर है। विकिपीडिया पर ना कुछ डेटा कुछ और ही रहता है, ठीक है। कहीं कहीं देखिएगा बुक में तो कुछ और है, विकिपीडिया पे कुछ और है। पता नहीं चलता है कि लोग कैसे सेट करते हैं। सब डिवीजन यहाँ पे 2 है, ब्लॉक की संख्या 9 है, गांव की संख्या 1634 है। देखिएगा गोड्डा जिले के बारे में कहा जाता है, जैसे आपको पता होगा सबसे ज़्यादा झारखंड में शहर में लोग कहाँ पे रहते हैं? तो लगभग बोला जाता है कि 58% जो लोग हैं धनबाद में रहते हैं। तो उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन बोलेगा कि सबसे कम कहाँ पे रहते हैं, तो वह गोड्डा जिले में ही रहते हैं। मात्र लगभग बोली तो अगर राउंड फिगर में बोलूँ तो 5% लोग ही जैसे गाँव शहर में रहते हैं, बाकी सारा लोग जो है 55% गाँव में रहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। माँ योगिनी शक्तिपीठ तो पता होगा, ये जो है गोड्डा में ही है। लखन पहाड़ी गांव है। अब ये लखन पहाड़ी गांव जेएसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आके देख लीजिएगा 12 कोपा पहाड़ी भी गोड्डा में ही है, ठीक है। 12 कोपा पहाड़ी पूछेगा कहाँ पे है, तो ये गोड्डा में ही है। उसके बाद बसंत राय तालाब 50 एकड़ में फैला हुआ है ना, गोड्डा में ही है। और इस रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा गया था, पहले भी आपको डिस्कस किया था कि ये 50 एकड़ में तालाब था तो उसको कोई तैरकर पार नहीं कर सकता था, ठीक है, या नौका से भी, ठीक है। उसको अगर पार करने की कोशिश करता था तो उसमें जल समाधि बन जाता था उसका। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोड्डा थर्मल पावर प्लांट भी है ना, जो कि अडानी का है, चीज़ ध्यान रखेगा। इसको 2022 में जो है कमीशन किया गया था और काम कर रहा है। बाकी ललमटिया कोलफील्ड है गोड्डा में, ध्यान रख सकते हैं। और एक सुंदर डैम भी है यहाँ पे गोड्डा में ना, सुंदर डैम है। मेन रिवर यहाँ पे देख लीजिएगा तो म्यूराक्षी है, बांसलोई है और ब्राह्मणी है। गोड्डा जिला यहाँ पे है जो कि संथाल परगना डिवीजन में पड़ता है, ठीक है। इसको देख लीजिए। संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं? तो कुल 6 जिले हैं। देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। तो यही 6 जिले हैं संथाल परगना में। गोड्डा का सीमा देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इधर बिहार के साथ लगता है इसका ना, बाकी कहीं नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।